हेलो दोस्तों, वेलकम टू बायजूस एग्जाम प्रेप, द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन ऐप फॉर ऑल एग्जाम। मैं चिरंजीव नायक आप सभी का स्वागत करता हूं बायजूस एग्जाम प्रेप पे। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और आज का सेशन जहां पे हम लोग एपी पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं, और उम्मीद है कि सारे लोग एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट 1 देख चुके होंगे, क्योंकि पार्ट 1 अगर आप नहीं देखे हो तो कहीं ना कहीं पार्ट 2 में थोड़ी बहुत परेशानी आपको होगी। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप अब तक पार्ट 1 नहीं देखे हो तो पार्ट 1 सबसे पहले जरूर से जरूर देखें, देन पार्ट 2 देखेंगे तो आपको और अच्छे से ये कंसेप्ट क्लियर होगा। फिलहाल अभी आप मेरे साथ बने रहेंगे। पार्ट 1 जो है इस सेशन के बाद आप जरूर से जरूर देख लेना, क्योंकि वहां से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और जब कंसेप्ट क्लियर होता है ना, तो आप उस टॉपिक के, उस चैप्टर के नए नए क्वेश्चन भी खुद ब खुद कर पाते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग थोड़े मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन देखने वाले हैं और एपी की बात करेंगे। जैसा कि लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने कहा था कि एपी एक ऐसा टॉपिक है, यहाँ से आपको हर एक पेपर में, इवन आप यूपीएससी का भी पेपर उठा के देखेंगे ना, यहाँ से भी वहां पे भी आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी की बात करेंगे, और आज ये आपका सेशन 2 है, क्लास 2 है, जहां पे हम लोग थोड़ी मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं। और बिना देरी किए सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी से सारे लोग तैयार हो जाएंगे। एक बार वीडियो को सारे लोग लाइक भी कर देंगे, पेपर पेन लेकर रेडी रहेंगे। जो भी आपको लगे कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ ऐसा फॉर्मूला थ्योरम टाइप में मिल रहा है, तो आप साथ के साथ नोट्स भी बनाते चलेंगे, तो वो आपको आगे बहुत काम आने वाला है। तो पहला क्वेश्चन आज का, और जैसा कि आपको पता है 10 क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट क्लास में करे थे, तो आज के सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करने वाले हैं। सो पहला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, स्क्रीन पे देख पा रहे हो। इन एन एपी द रेशियो ऑफ सेकेंड टर्म टू द सेवंथ टर्म, रेशियो की बात हो रही है। सेकेंड टर्म मीन्स ए प्लस डी एंड सेवंथ टर्म मीन्स ए प्लस 6d। ये आपको लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से बताया गया है। अगर बात सेवंथ टर्म की होगी तो ए प्लस 6d, नाइन्थ टर्म की होगी ए प्लस 8d। एक आपको कम करके डी लिखना है, क्योंकि पहला टर्म ए ले चुके हो। ये रेशियो आपको दिया गया कितना, 1:3। आगे हम लोग बाद में देखेंगे क्या है क्या नहीं है। पहले ये वाला टर्म क्यों ना सॉल्व कर लिया जाए। सो 3a प्लस 3d एंड a प्लस 6d। ए को आप एक तरफ ले आएंगे, ये हो जाएगा 2a, और d को आप एक तरफ ले जाएंगे, ये हो जाएगा 3d। सो एक रिलेशन मिल गया a और d के बीच का, 2a इज इक्वल टू 3d। नाउ इफ द फिफ्थ टर्म इज a प्लस 4d, a प्लस 4d इज इक्वल टू 11। अब आपको एक रिलेशन पता है a और d में, आप या तो a को d में कन्वर्ट कर लो, या तो d को a में कन्वर्ट कर लो। a को d में कन्वर्ट करेंगे, d का वैल्यू मिलेगा, और d को a में कन्वर्ट करेंगे, a का वैल्यू मिलेगा। नाउ ऐसा करते हैं, इस इक्वेशन को दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। अब आप कहेंगे सर 2 से क्यों? ताकि 2a का जो वैल्यू है वो यहां पर 3d रख दिया जाए, 3d रख दिया जाए, और ये हो जाएगा भाई आपका 11d इज इक्वल टू 22। नाउ d इज इक्वल टू 2। इफ d इज इक्वल टू 2, इफ d इज इक्वल टू 2, यू नो 2 इज इक्वल टू 3d। सो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, सो a इज इक्वल टू 3। इफ d इज इक्वल टू 2, then a is equal to 3. If d is equal to 2, then a is equal to 3. What is the 15th term? You know 15th term means a plus 14d. 15th term means a plus 14d. So a is equal to 3 and d is equal to 2. So 3 plus 28 will be 31. So option B is right answer. इज इट क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर? सो उम्मीद है कि ये सभी को क्लियर होगा, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। क्लियर है? एक और बात, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जब आप प्रैक्टिस करते हो घर में कोई ऐसा सवाल जो आपको एपी से रिलेटेड परेशान कर रहा है, तो आप कमेंट में वो सवाल भी पूछ सकते हो। क्लियर है? बाकी आपको ये ऐप में भी फैसिलिटी दिया गया है कि आप हमारे ऐप पे भी सवाल पूछ सकते हो डाउट सेक्शन में जाकर। सो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। इफ द 10th टर्म ऑफ द सीक्वेंस इतना 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 इज 20। अब आप बताओ 10th टर्म की अगर बात हो रही है, चलो एक बार 10th टर्म ना लिख के दिखा रहे हैं। पहला टर्म है a, अगला a माइनस बी, a माइनस 2b। मतलब आप देख पा रहे हो कहीं ना कहीं ये जो सीरीज है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अभी 10 ना लिखना थोड़ा पॉसिबल नहीं, क्योंकि आगे 20 भी है, आगे 20 भी है। तो सीधी सी बात है 10th टर्म की अगर बात हो रही है ना, तो हो ना हो a माइनस 9b ही होगा। ये देखो सेकेंड टर्म में 1b माइनस हुआ है, थर्ड टर्म में b 2 बार माइनस हुआ है, फोर्थ टर्म में b 3 बार माइनस हुआ है, फिफ्थ टर्म में 4 बार माइनस होगा, सिक्स्थ टर्म में 5 बार। तो ये हो जाएगा a माइनस 9b इज इक्वल टू 20। बताओ भाई, ये इक्वेशन 1 हो गया।
10th टर्म दिया गया, मतलब a माइनस 9b। माइनस क्योंकि सीरीज आपका डिक्रीज हो रहा है। नाउ 20th टर्म की बात हो रही है, सो a माइनस 19b इज इक्वल टू 10। ये है आपका इक्वेशन 2। इज इट क्लियर? नाउ अब अगर आप ध्यान से देखें, क्वेश्चन बहुत बेहतरीन सा है, लाजवाब सा क्वेश्चन है, लाजवाब बिल्कुल। अब अगर आप दोनों इक्वेशन को माइनस करते हो, ऐसा करते हैं इक्वेशन 1 माइनस 2, क्योंकि 1 बड़ा है 2 छोटा है, a कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 9b प्लस का 19b, ये हो जाएगा 10b और ये हो जाएगा 10। सो b इज इक्वल टू जो है, b इज इक्वल टू जो है वो कितना मिल गया, 1 मिल चुका है। b इज इक्वल टू कितना मिल चुका है, 1 मिल चुका है। मतलब b जो है वो आपका कितना आ रहा है भाई, 1 आ रहा है। b का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, मतलब 1 माइनस किया जाए। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, a माइनस का 9b, a माइनस का 9b और a माइनस का 19b इज इक्वल टू 10। सो b इज इक्वल टू 1, बिल्कुल सही है। आगे हम लोग चलते हैं, क्या पूछा जा रहा है आगे। अब हम लोग अच्छा, b अगर 1 है, b अगर 1 है तो कह सकते हैं कि जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस आपका माइनस में 1 जा रहा है, डिफरेंस आपका क्या जा रहा है, माइनस में 1 जा रहा है। अब आप पहला टर्म निकाल लो। कैसे पहला टर्म निकालेंगे भाई, पहला ये डिफरेंस है, डिफरेंस आपका कहीं कहीं माइनस हो रहा है, 1 माइनस हो रहा है। अब आप a माइनस 9b इज इक्वल टू 20 है, यहां पे आप b का वैल्यू रख दो। b का वैल्यू क्या आया था, 1 आया था। ये एक a है और एक दूसरा 9 है भाई, दोनों आपको लग रहा होगा 9 या दोनों a की तरफ लग रहा होगा। तो ये हो जाएगा a बराबर कितना, 29। पहला जो टर्म है, पहला जो सीरीज है वो आपका कितना हो गया गाइस, 29 हो चुका है। अब देखो भाई क्या करना है, आपसे x टर्म पूछा गया है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, a प्लस एक्स माइनस 1 इंटू डी। भाई सीधी सी बात है, x लेते हैं, n लेते हैं, n की जो x ले लिया x ले लेंगे। a आपके पास है 29, ऑलराइट, x जो कि टर्म निकालना है, -1 डिफरेंस आपके पास क्या मिला है, माइनस का 1 मिला है। तो 29 प्लस, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां मिलेगा माइनस का x और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, 29 प्लस 1 30 और सो आंसर हो जाएगा 30 माइनस x। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। एक बार जल्दी से बताएंगे, सभी लोग क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन बन रहा है, समझ में आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, आज का बेहतरीन सा लाजवाब सा मस्त सा क्वेश्चन है। द सम ऑफ 6th टर्म एंड 15th टर्म ऑफ एलिमेंट ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा देखो, 6th टर्म की बात हो रही है, a प्लस 5d। 15th टर्म की बात हो रही है, a प्लस 14d इज इक्वल टू 7th टर्म, 7th टर्म मतलब a प्लस 6d, 10th टर्म मीन्स a प्लस 9d एंड 12th टर्म मीन्स a प्लस 11d। नाउ अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये a इस a और a के साथ कैंसिल होगा। अगर लेफ्ट में a 2 बार है, राइट में a 2 बार है, तो ये तो कैंसिल हुआ ना भाई। 14 प्लस 5 ये हो गया 19, 19 में से ये देखो 20 हो रहा है, तो एक d यहां बचेगा, तो 6d प्लस d ये हो जाएगा a प्लस 7d इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि 8वां टर्म जो है वो आपका 0 है भाई। a प्लस 7d ये कौन सा टर्म है, ये आपका 8th टर्म है। देखते सवाल क्या पूछा गया, विच एलिमेंट ऑफ द सीरीज शुड नेसेसरी बी इक्वल टू 0। देखो जो पूछा गया था वो ऑटोमेटिक मिल गया, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। जो पूछा गया था वो सिंपल सा खुद ब खुद मिल गया। वो पूछा कौन सा टर्म 0 होगा, और एक 0 आके है भी अपने पास, a प्लस 7d। अब a प्लस 7d कौन सा टर्म होगा भाई, a प्लस 7d 8वां टर्म ही तो होगा। a पर आप खड़े हो, पहले टर्म पे खड़े हो, और 7 कदम आप आगे की तरफ चलो, 7 स्लॉट आप आगे मूव किए हो, तो वो 8वां टर्म ही होगा मेरे भाई। तो उम्मीद है क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। द सम ऑफ 40 टर्म्स ऑफ एन AP whose फर्स्ट टर्म इज 4। देखो क्या कहा जा रहा है, फर्स्ट टर्म है 4, सम है आपके पास 40 एंड डिफरेंस है आपके पास 4। सो पूछा गया आपके क्या पूछा गया, द सम ऑफ 40 टर्म, सॉरी टर्म आपके पास 40 है, टर्म आपके पास 40 है मेरे भाई, टर्म आपके पास 40 है, n का वैल्यू 40 दिया गया, सम नहीं था। द सम ऑफ 40 टर्म, द सम ऑफ 40 टर्म क्या होगा ये आपको बताना है, ऑफ एन AP whose फर्स्ट टर्म इज 4, सही है, डिफरेंस इज ऑल्सो 4। सो यू नो SN इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है जो सम आप निकालते हो AP के सीरीज में, या कह सकते हैं AP के टर्म में। अगर कोई सा भी सीरीज आपको दिया जाए, इस फॉर्मूले से आप सम निकाल सकते हो। ये फॉर्मूला हम लोग क्लास 6, 7, 8, 9, 10 हर एक क्लास में पूरे 5 साल हम लोग रिसर्च किए हैं।
फिलहाल इस फॉर्मूले का प्रूफ तो अभी नहीं बता रहे, लेकिन इस फॉर्मूले का प्रूफ भी मेरे पास है, समय आने पर जरूरत पड़ने पर वो भी आपको बताया जाएगा, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। एन आपके पास 40/2 है एंड 2a का मतलब है 2 इंटू 4। एन आपके पास 40 माइनस का 1 डिफरेंस है आपके पास 4, सो 40/2 20, 2 4 जा 8 एंड 39, या ऐसा कर सकते हैं 160 माइनस का 4 156 156। नाउ 20 इंटू 164, तो 0 2 4 जाए 2 6 जा 12 2 1 जा 2 प्लस 1 कैरी 3, सो 3280 विल बी राइट आंसर, ऑप्शन डी। उम्मीद है ये सभी को क्लियर होगा। सवाल बेहतरीन सा था, अच्छा सा सवाल था। एपी का हर एक क्वेश्चन आज हम लोग करके जाएंगे, और पूरे 3 क्लास में एपी का एक एक क्वेश्चन जो भी आपसे बन सकता है, जो भी पूछा जा सकता है, जिस टाइप के डाउट हो सकते हैं, वो सारे कुछ यहाँ पे आपको बताए जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 22। कह रहा है कि फर्स्ट टर्म आपका 22 है एंड लास्ट टर्म एल टी, चलो एल लिख लेते हैं, ठीक है। लास्ट टर्म आपका -11 है, दैट मीन्स इट इज क्लियर कि सीरीज जो है वो आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में सीरीज आपका घट रहा है, डी का वैल्यू माइनस में आने वाला है। नाउ द सम इज 66, द नंबर ऑफ टर्म इन द सीक्वेंस। मेथड बहुत सारा है, फिलहाल आपको वो मेथड जो बहुत ज़्यादा आपको कंफ्यूज ना करे और जो आपके लिए इजी हो, मेरे ख्याल से वो मेथड बताना आपके लिए ज़्यादा इजी होगा। मेथड अपने पास और भी बहुत सारे हैं, ज़रूरत पड़ने पर वो भी आपको बताया जाएगा। इस फॉर्मूले में अगर आप SN 66 रखते हो, N आपको निकालना है, 2a का मतलब है 44, N आपको निकालना है, और डिफरेंस आपके पास, अच्छा ये भी तो सवाल है कि सर डिफरेंस भी तो निकालना पड़ेगा, डिफरेंस भी आपको कहीं ना कहीं यहाँ से निकालना पड़ेगा। सो ऐसा करते हैं, डिफरेंस कैसे निकाला जाए, सुनना ध्यान से। डिफरेंस निकालने का अपने पास दो मेथड है, डिफरेंस निकालने का अपने पास दो मेथड है। डिफरेंस कैसे निकाला जाए, तो देखो फर्स्ट टर्म आपके पास a है, फर्स्ट टर्म आपके पास a है tn, और a प्लस n-1 इंटू डी, a प्लस n-1 इंटू डी। अच्छा, जोड़ने पर आपका द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 22। फर्स्ट टर्म आपके पास AP है, लास्ट टर्म आपके पास या ऐसा करते हैं, अपने पास और भी मेथड है, 2-3 मेथड है, कौन सा बताए। डायरेक्ट अगर SN वगैरह फॉर्मूला ना लगाए तो भी अपने पास बहुत सारे मेथड है, देख लेते हैं, सोच लेते हैं, थोड़ा सा 20-30 सेकंड का समय चाहिए कि कौन सा मेथड आपके लिए बेस्ट होगा, वो मेथड की तरफ आपको लेकर चलेंगे। क्योंकि इस वाले में 2 वेरिएबल हो रहा है तो थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा नहीं कि आप कर नहीं पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा आप परेशान ज़्यादा हो जाएंगे। बाकी देखते हैं, ऐसा करते हैं, थोड़ा सा समय चाहिए 20-30 सेकंड का। फर्स्ट टर्म आपके पास है 22 और लास्ट टर्म आपके पास है -11। इफ द सम इज 66, सम आपके पास 66 है, देन द नंबर ऑफ टर्म, चलो मिल गया। ऐसा है, आपको पता है कि अगर आप एवरेज, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, एवरेज निकाल लो, फर्स्ट और लास्ट का आधा करके एवरेज और ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, सम मिल जाएगा। ये सबसे बेस्ट तरीका था, लेकिन हम सोच रहे थे कि अगर फॉर्मूले से करें तो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, क्योंकि 2 वेरिएबल हो जाएगा। अब आप ऑब्जर्वेशन यहाँ से निकाल सकते हो, कुछ बचा नहीं अब इस क्वेश्चन में। ये हो जाएगा 11 कटेगा 6 बार में, ऑब्जर्वेशन जो है वो आपका 12 हो गया। एक लाइन का सवाल था, लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल जो परेशान किया जा रहा है कि क्या अगर हम लोग फॉर्मूले से करते हैं 2 वेरिएबल होगा, क्योंकि डी भी मिसिंग है और एन भी मिसिंग है, क्या डी निकाला जा सकता है, क्या डी को निकाला जा सकता है। डी निकाल तो सकते हैं लेकिन लेंदी हो जाएगा, है ना। ये मेथड बेस्ट है मेरे ख्याल से ये मेथड बेस्ट है, ज़्यादा नहीं, 2 लाइन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एन AP हुज फर्स्ट टर्म एंड फिफ्थ टर्म, फर्स्ट टर्म मीन्स a is equal to -14 एंड फिफ्थ टर्म a plus 4d is equal to 2। अगर आप a का वैल्यू यहाँ पे रखते हो तो यहाँ से कहीं ना कहीं आपको d भी मिल जाएगा, तो 4d is equal to 16 एंड d is equal to 4। सो फर्स्ट इक्वेशन से a दिया गया था और सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट को पुट करके कहीं ना कहीं आप d निकाल चुके हो। सो द सम ऑफ 40 टर्म पूछा गया है, SN is equal to n/2 2a plus n-1 into d। तो SN आपके पास 40th टर्म का पूछा गया, 40th टर्म का, तो 40/2 करेंगे। फर्स्ट टर्म आपके पास है माइनस का 14, सो ये 28 हो जाएगा। 40 टर्म है, सो 40 - 1 डिफरेंस आपके पास मिला है 4। इस टर्म को सॉल्व कर देंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। सोच रहे कि अगर कोई और मेथड मेरे लिए इजी हो या आपके लिए भी इजी हो जाए, कोई और मेथड भी देख लेते हैं, सोच लेते हैं। वैसे तो इसमें बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बट देखते हैं कि अगर एवरेज निकाल के किया जाए तो फर्स्ट और फिफ्थ, चलो ठीक है, ये बेस्ट है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, आंसर मिल जाएगा।
अब आप इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। क्लियर है, आंसर आपको मिल जाएगा। वैसे एक और मेथड मेरे दिमाग में आ चुका है, चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये खुद से करना क्योंकि ये काम है आपका, आप जितना ज़्यादा खुद से सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। तो ये रब कर रहे हैं, अगले मेथड की तरफ आपको लेकर चलते। पहला है टर्म जो वो 4 है, फिफ्थ टर्म 1 2 3 ये आपका 2 है, और आगे इस तरीके से टोटल 40 टर्म कहा गया है। अच्छा अब आप बताओ 40 टर्म कहा गया ना, यहाँ से यहाँ 1 स्लॉट, 2 स्लॉट, 3 स्लॉट, 4 स्लॉट, 16 का गैप है। कितने का गैप है? आप कहेंगे सर 16 का गैप है। गैप 16 का है, कदम आपको 4 चलने हैं, तो 4 आप यहाँ जोड़ दो। आप कहेंगे सर 4 जोड़ने पर 10 हो जाएगा। 4 अगर आप यहाँ जोड़ दो 6 हो जाएगा। 4 अगर आप यहाँ जोड़ दो, 4 यहाँ जोड़ दो 2 हो जाएगा। मतलब इस तरीके से आगे अगर आप चलते रहेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से अगर आपको 40th टर्म निकालना है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी है डिफरेंस 4 का, तो ये हो जाएगा माइनस का 14, और ये हो जाएगा 160, ये 156 हो जाएगा अगेन उसी तरीके से, और ये हो जाएगा 10 जब 2 हो जाएगा 4, 142 हो गया। अच्छा अब आप देखो आपके लिए ना बहुत इजी हो गया। फर्स्ट टर्म आपको पता है, लास्ट टर्म आपको पता है, तो फर्स्ट और लास्ट का आधा कर दो, ये एवरेज हो गया। ऑब्जर्वेशन आपके पास 40 है, ये 20 हो गया। सो ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? एट द सम ऑफ टर्म इज 40। थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, थोड़ा सा गड़बड़ क्या हुआ है कि इस सवाल में आपसे वो सम पूछा गया था कि सम जो है वो 40 आएगा, वो कौन सा टर्म, कितने टर्म होंगे। ओहो, इतना भी करने की आपको ज़रूरत नहीं थी, इसमें आपसे सम दे दिया गया था और हम लोग कहीं ना कहीं सम निकाल रहे थे 40th टर्म का। सो इसको इरेज कर रहे हैं क्योंकि सम आपको दे दिया गया था। सम कह रहा है कि 40 एंड द सम ऑफ टर्म इज 40। हाउ मेनी टर्म्स, आपसे टर्म्स पूछा गया था, सम आपको 40 दिया गया। अच्छा आप सुनना ध्यान से, चलो कोई नहीं। 4 जोड़ देंगे 6, 4 जोड़ देंगे 10, 4 जोड़ देंगे 14, 4 जोड़ देंगे। अच्छा अब आप सुनो, ये इसके साथ कैंसिल होगा, जब आप जोड़ेंगे तो ये भी इसके साथ कैंसिल होगा, ये भी इसके साथ कैंसिल होगा, एंड ये भी इसके साथ कैंसिल होगा। लेकिन वो कह रहा है जोड़ने पर 40 आया। आगे चलो भाई, 14 प्लस 4 18, अभी 40 बनाना है आपको, आगे और चलो 22। सही है, आपको देख लो जोड़ के 40 मिल जाएगा। अब आप जोड़ के देखो सब 40, क्योंकि 8 इधर से कट गए थे, 2 टर्म जैसे जोड़े 40 मिल गया, तो टोटल जो टर्म है वो आपके पास 10 है। वो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था मेरे से देखने से, क्योंकि 40 सम दिया गया था और ये ले लिया गया था कि 40 टर्म का सम पूछा गया था। एक्चुअल में वहां मैंने टर्म्स पूछा गया था, टर्म्स आपसे पूछे गए थे, nth का वैल्यू पूछा गया था कि कितने टोटल टर्म्स हैं। तो टोटल यहाँ पे 10 टर्म है, क्योंकि देखो माइनस का प्लस के साथ कैंसिल होगा जब आप सॉल्व करेंगे, जब आप इसको प्लस करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, द सम ऑफ 10 टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक। सम आपको दिया गया है 390 है, तो a प्लस 9d का वैल्यू दिया गया है 390। अच्छा सम दिया गया है ना, एक सेकंड वेट, सम दिया गया है। कई बार सम और एवरेज में ना आप कंफ्यूज होंगे, मेरे साथ भी ये चीज़ होता है, वो सबके साथ होता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। प्लस माइनस कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है वो सबके साथ ऐसा होता है। तो ये हो गया, ये आपको दिया गया कितना 390। कितने टर्म्स है भाई? 10 है, डिवाइडेड बाई 2। फर्स्ट टर्म आपके पास है क्या? नहीं है, फर्स्ट टर्म तो नहीं है, फर्स्ट टर्म नहीं है। क्या थर्ड टर्म ऑफ द सीरीज इज 19। कोई नहीं, चलो देखते हैं, सॉल्व कर लेते हैं भाई। 2a फर्स्ट टर्म तो नहीं पता, n है ये आपका 10 माइनस का 1, डिफरेंस भी अभी तक नहीं पता। ये कटेगा 39 से, ये 39 2 जा 78, और ये हो जाएगा 2a 10 माइनस 1, ये हो जाएगा 9d। तो यहाँ से एक वैल्यू मिल गया 2a प्लस 9d। 2a प्लस 9d का वैल्यू है कितना? 78। अच्छा अब ये कह रहा है थर्ड टर्म जो है, थर्ड टर्म का मतलब होता है a प्लस 2d, ये आपको दिया गया है 19। अच्छा अब आप बताओ, आपसे क्या पूछा है, फर्स्ट टर्म या डिफरेंस? दो ही सवाल पूछ सकता है क्योंकि टर्म तो आपको दिया ही है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है? फर्स्ट टर्म पूछा गया, आप d को बराबर करो। d को बराबर कैसे करेंगे? ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 9 से, और इक्वेशन 1 में से 2 माइनस कर दो। ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया, क्योंकि ऊपर 9 2 जा 18, नीचे भी 9 2 जा 18। सो 2 2 जा 4, और इधर से 5, ये हो जाएगा 4 माइनस का 5, सॉरी 4 माइनस का 9, ये 5a हो जाएगा। और 2 8 जा 16, 2 7 जा 14 प्लस 1 15, 19 9 जा 171। सो ये हो जाएगा माइनस का 5, 11 में 6 गया 5, और इधर से 6 में 5 गया 1, ये हो जाएगा, ये माइनस में आ रहा है, a इज इक्वल टू 3। सो फर्स्ट टर्म जो है वो आपका कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बताओ भाई, यहाँ तक सभी को क्लियर है? यहाँ तक सभी को क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आपको लेकर चलते हैं। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज
फर्स्ट टर्म आपके पास 15 है एंड लास्ट टर्म आपके पास 85 है। बहुत इजी सा बहुत इजी सा मेथड है, बहुत इजी सा। 6 टर्म आपसे पूछा है ना, 6 टर्म आपसे पूछा, पहले ना आप ऐसा करो डिफरेंस निकाल लेते हैं। NH टर्म पहले निकालेंगे कि एन टोटल टर्म्स कितने हैं। फर्स्ट और लास्ट को अगर जोड़ के आधा कर देंगे एवरेज मिल जाएगा, इनटू ऑब्जर्वेशन कर देंगे सब मिल जाएगा, जो कि 750 दिया गया। ऊपर में 100 है, नीचे में 2 है, ऑब्जर्वेशन 750, ये 50 हो जाएगा। और ऑब्जर्वेशन जो है ना वो 15 हो जाएगा। 15 ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 15 है। अब आप खुद बताओ, 15 ऑब्जर्वेशन है, फर्स्ट 15 है, लास्ट आपका 18 है। फर्स्ट 15 है, लास्ट आपका 18 है। फर्स्ट 15 है, लास्ट आपका 18 है। वेट करेंगे 1 सेकंड। तो आप देखो गैप कितने का है, आप यहाँ पे खड़े हो, ये 15th टर्म है, तो आगे आपको तो 14 कदम ही चल रहा है, डिफरेंस 70 का है। तो 70 डिवाइडेड बाई अगर आप 14 कर देंगे, हर एक स्लॉट 5 का हो जाएगा, तो 15, 5, फिर 5, फिर 5, फिर 5, इस तरीके से 6ठा टर्म निकालना है ना, तो E+5D कर दो भाई। फर्स्ट टर्म है 15 और 5 5 जा 25, ये हो जाएगा आपका 40, ये हो जाएगा 40। बताओ क्लियर? क्लियर सभी को? तो क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने, आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो और आपके पास मेथड भी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में बताए क्या करना, फर्स्ट टर्म ले लेना A-D, सेकंड टर्म A और थर्ड टर्म A+D का डिफरेंस ले लिया गया। सम ऑफ 3 ऑब्जर्वेशन, या कह सकते हैं सम ऑफ 3 नंबर इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 45। सम आपका 45 है, जब तीनों को जब आप जोड़ेंगे तो D से D कैंसिल हो जाएगा, और सम आपका 3A का जो वैल्यू है वो 45 मिलेगा, और A बराबर हो जाएगा 15। सो नाउ मिडिल टर्म इज 15, और आपको पता है कि AP है तो 3 से डिवाइड कर दो, बीच वाला संख्या वैसे भी मिल जाएगा भी, तो 15 मिल गया। अब वो कह रहा है कि तीनों का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट हो जाएगा A, प्रोडक्ट का मतलब गुणनफल, और A प्लस का D, ये आपको 3000 दिया गया। अच्छा देखो A-B, A+B, ये क्या होता है? A² माइनस का B² या A² माइनस B²। A का वैल्यू आपको पता है, A का वैल्यू पता है कितना? 15। D आपको निकालना है, ये मिल गया तो फिर काम ही हो गया। क्लियर? तो 225 माइनस का D² ये हो जाएगा 200। D² 25 है और D बराबर आ जाएगा 5। अगर D 5 आ गया तो 5 माइनस कर देंगे, 10 5 प्लस कर देंगे 20। सो आंसर विल बी ऑप्शन C, 10, 15 and 20 will be right answer. Is it clear everyone? Is it clear? So this is the last question of the class. In an AP the sum of the first 3 terms is -36. अच्छा सुनना ध्यान से, पहला टर्म अगर A ले लिया, दूसरा टर्म A+D, तीसरा टर्म A प्लस का 2D। तो पहले 3 टर्म का सम दिया गया, पहले 3 टर्म का सम दिया गया, तो जोड़ने का तरीका पता है क्या? आप ना मिडिल टर्म को 3 गुना कर दो, तो 3A + 3D। अगर इनको जोड़ना है तो बीच वाले टर्म को 3 गुना कर दो, सबसे आसान सा तरीका आपको बता रहे। बीच वाले टर्म को 3 गुना कर दो, सबका सम मिल जाएगा लास्ट। अब कह रहा है लास्ट 3 टर्म, लास्ट 3 टर्म, और टोटल जो है वो 10 टर्म है, तो लास्ट जो 3 टर्म होगा ना वो A + 7D, A + 8D एंड A + 9D, ये लास्ट का 3 टर्म हो गया। क्या बताया गया? जोड़ने का तरीका आपको पता है। ये आपको कितना दिया गया था? माइनस का 36। लास्ट का 3 टर्म अगर आप जोड़ते हो तो बीच वाले का 3 गुना कर दो, 3A प्लस का 24D, ये आपको दिया गया है कितना? 27। अब आप क्या करेंगे भाई? इक्वेशन 2 में से, सॉरी इक्वेशन, हाँ ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 2 में से 1 को माइनस करेंगे। ये माइनस जब करेंगे ना, यहाँ माइनस माइनस प्लस होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 24 में से ये माइनस करेंगे 21D, और ये हो जाएगा +63। D बराबर आ गया कितना? 3। अब D का वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख दो। फर्स्ट इक्वेशन अगर आप देखो 3A + 3D 36 है, मतलब A + D जो है वो माइनस का 12 और 3 कॉमन निकाल के काट दी। A आपके पास 3 है तो D आपके पास 3 है तो A आपका कितना हो जाएगा? माइनस का 15। A अगर -15 आ चुका है, फर्स्ट टर्म अगर -15 आ चुका है, डिफरेंस पता चल चुका है। क्या पूछा गया है? व्हाट एंड द कॉमन डिफरेंस रिस्पेक्टिवली। आपसे फर्स्ट टर्म पूछा गया था जो कि -15 है, डिफरेंस पूछा गया है जो कि आपका प्लस का 3 है, तो आंसर जो है वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। -15A है और ये 3 हो जाएगा आपका डिफरेंस। तो अभी इतना ही रखते हैं हम लोग, बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और ये AP का आपका 10 क्वेश्चन और कंप्लीट हो चुका है, पार्ट 2 हम लोग कवर कर चुके हैं। AP को एक और पार्ट में हम लोग ख़त्म कर देंगे।
यहाँ के बाद आपको ईपी में कोई परेशानी नहीं है। अब थोड़ा बहुत करना कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, नोट्स साथ के साथ एक बार बनाते चलना, क्योंकि देखो जब हम लोग कुछ पहली बार सीख रहे होते हैं तो नोट्स बनाने की ज़रूरत होती है। अगर एक बार अच्छे से नोट्स बना लेंगे ना तो वो आपको क्या होगा, लिखने से ज़्यादा याद होता है। पेपर के टाइम बस एक बार आप देख लो, रिविजन कर लो, क्योंकि आपका नोट्स जो है ना वो आपसे बेहतर कोई जान ही नहीं सकता है ना। आपसे बेहतर वो जल्दी से कोई रिवाइज कर ही नहीं सकता है। कहते हैं ना, लोग अगर किसी का नोट्स ले लेते हैं तो वो रखा का रखा ही रह जाता है, कभी यूज़ नहीं आता, कभी काम नहीं आता है। तो उम्मीद है कि आप लोग को मजा आया होगा, काफी कुछ सीखने को मिला होगा। जिनको पहले से पता होगा, रिवीजन तो जरूर से जरूर हुआ होगा। सो मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, अगले सेशन में कुछ और अच्छे क्वेश्चन के साथ, अच्छे कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू बायजूस एग्जाम प्रेप, द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन है फॉर ऑल एग्जाम। मैं चिरंजीव नायक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस सेशन में, जहां पे आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एपी मींस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बात अगर एपी की जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एपी, जीपी और एचपी से रिलेटेड आपको पेपर में सवाल देखने को मिलेगा। एक और खास बात है इस टॉपिक की कि ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से सवाल आपको हर एक पेपर में देखने को मिलेगा। हर एक पेपर मतलब अगर आप पहले किसी और भी पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हो, वहां पे भी आपको इससे रिलेटेड एक सवाल देखने को मिलेंगे। सवाल ये उठता है कि क्या लास्ट ईयर में इससे रिलेटेड कोई सवाल पूछा गया? तो जी हाँ, बिल्कुल आपको बता दें, फिजिकल साइंस के पेपर में एक सवाल एपी और जीपी से कंबाइंड क्वेश्चन पूछे गए थे। लाइफ साइंस के 2 शिफ्ट में, एक शिफ्ट में एपी जीपी से रिलेटेड सवाल पूछा गया था। बात करेंगे उस सवाल के लेवल की, वो सवाल किस लेवल का था। तो वो सवाल अगर आप ध्यान से देखते, बहुत इजी सा सवाल था, जहां पे आपको ऑप्शन की तरफ मूव करना था। अगर आप ऑप्शन से सॉल्व करते तो विद इन आप ये लेकर चलेंगे 10 to 20 सेकंड में आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाते। वहीं अगर आप बेसिक से क्वेश्चन को सॉल्व करते तो लगभग से लगभग 50 to 60 सेकंड का समय आपको लग जाता है। मतलब ये है कि कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जहां पे आपको ऑप्शन की तरफ देखना होता है, ऑप्शन की तरफ मुड़ना होता है, ऑप्शन की तरफ से सॉल्व करना होता है। ऑप्शन अगर आप करेंगे आपको जल्दी आंसर मिलेगा। वहीं अगर आप बेसिक लगाते हो, देखो बेसिक तो जानना जरूरी है ही, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि मेथड कौन सा बेस्ट है। मेथड अगर आप सही लगा रहे हो तो कहीं ना कहीं समय आपका कम लगेगा, और अगर फिर आप कहीं ना कहीं हर एक जगह पे बेसिक लगाए जा रहे हो, फिर वहां पे आप फंस जाएंगे। तो एक बार जल्दी से सारे लोग तैयार हो जाएंगे पेपर पेन लेकर, क्योंकि आज का सेशन, आज की क्लास में बहुत ही मजा आने वाला है। एपी जीपी जो बात करेंगे, एपी जीपी के लेक्चर आपको बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। अगर ये लेकर चलेंगे कि क्लास में या आपके पेपर में 100 बच्चे अगर पेपर में बैठे हैं, 100 बच्चे अगर आप पेपर दे रहे हैं, तो 100 में ये लेकर चलेंगे 99 लोग ऐसे होते हैं जो इस टॉपिक को कहीं ना कहीं साइड में रख देते हैं। वो इस टॉपिक के क्वेश्चन वो करते ही नहीं है। एपी जीपी वो पहले से भी तैयार करके नहीं जाते। उनको लगता है कि चलो ठीक है, एक क्वेश्चन अगर पूछा गया तो छोड़ ही देंगे, क्योंकि 5 क्वेश्चन छोड़ना है। तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये होता है कि एपी के क्वेश्चन को छोड़कर आना, और यकीन मानेंगे कि इससे इजी टॉपिक कोई है ही नहीं। हाँ, ये है कि आपको इसके कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे आज के सेशन में हम लोग टोटल 25 क्वेश्चन रखे, और इस 25 क्वेश्चन में एपी के कह सकते हैं कि हर एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, और आप एपी के कह सकते हो कि बेसिक टू हाई हर एक टाइप के क्वेश्चन को कर पाएंगे इस 25 क्वेश्चन के बाद। और आपको करना क्या है, अब आपका काम ये होगा कि आपको इस सेशन के बाद आपको ये जो सेशन में जो भी क्वेश्चन कराए जाएंगे उसका एक प्रॉपर नोट्स बना लेंगे, ताकि पेपर के टाइम में रिविजन में आसानी हो। क्योंकि एपी जीपी मुफ्त में आपको 2 नंबर देके जाने वाला, 2 नंबर क्या ये लेकर चलेंगे, कभी कभी कई बार 0.005 भी आपको पेपर में एक अच्छा रैंक देकर जाता है। तो इस हिसाब से भी अगर देखेंगे तो एपी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। एक एक कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे क्वेश्चन के माध्यम से, जहां पे कंसेप्ट की जरूरत होगी वहां पे आपको कंसेप्ट भी बताया जाएगा। तो सारे लोग तैयार हो जाएंगे पेपर पर लेकर। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और बहुत इजी सा सवाल है। क्वेश्चन का जो लेवल है, जो क्वेश्चन रखा गया, वो भी बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन रखा गया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 30th टर्म ऑफ द सीरीज 30, 25.5, 21, 60.5 डॉट 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 एंड सो ऑन इज। आपसे पूछा जा रहा है 30th टर्म क्या होगा। तो बात करेंगे 30th टर्म की, तो पहला टर्म आपके पास क्या है, 30। अगला टर्म अगर आप देखेंगे है 25 1/2, नेक्स्ट टर्म है 21, और नेक्स्ट है 16 1/2। सवाल ये उठता है कि सर सीरीज, पहली बात तो ये कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो आपको एक बार बता दें कि ये जो सीरीज है ये आपका इंक्रीजिंग हो रहा है। सीरीज जो है वो आपका क्या हो रहा है, सीरीज जो है वो आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है।
क्लियर है। सीरीज आपका डिक्रीज हो रहा है। अब ये सवाल उठता है कि सर डिक्रीज हो रहा है तो कितने का डिक्रीज हो रहा है, मतलब देखो दो केस देखने को मिलेगा, या तो सीरीज इंक्रीज हो रहा होगा या फिर सीरीज आपका डिक्रीज हो रहा होगा। यहां पे आप आराम से देख पा रहे हो कि सीरीज जो है वो आपका डिक्रीज हो रहा है। एक और केस देखने को मिलता है कई बार कि सीरीज डिक्रीज हुआ फिर आपका इंक्रीज होने लगा, वो केस बात की बात है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो एपी में जो सवाल पूछे जाते हैं वो हम लोग एक बार देखेंगे। यहीं आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से एएम भी क्लियर होगा और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से आपका जीएम भी क्लियर होगा, क्योंकि एएम जीएम से रिलेटेड सवाल 100% है कि किसी ना किसी एक शिफ्ट में जरूर से जरूर पूछा जाएगा। और ये मेरा दावा है 100%। अगर यहां से क्वेश्चन ना आए तो मेरे से बताना, क्योंकि हर एक पेपर में देखा गया कहीं ना कहीं, अगर आप 2019 का पेपर उठा के देख लो वहां से भी इससे रिलेटेड सवाल पूछे गए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और आने वाले पेपर में भी इससे रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे, इसकी पूरी गारंटी है। सो सबसे पहले बात करेंगे डिफरेंस, और डिफरेंस को एक और नाम से जानते हैं कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं। डिफरेंस या फिर कॉमन डिफरेंस बात सेम है, एक ही बात है, डिफरेंस कह लो या फिर कॉमन डिफरेंस। सो डिफरेंस सबसे पहले कैसे निकालेंगे, तो डिफरेंस आपको करना है क्या है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म आप माइनस करेंगे, आपको डिफरेंस मिल जाएगा। इसी डिफरेंस को कॉमन डिफरेंस के भी नाम से जानते हैं और हिंदी में इसको कहते हैं सार्व अंतर, खैर वो आपको नहीं जानना है। सो बात करेंगे 25 1/2 एंड माइनस का 30, सीधी सी बात है, प्लस माइनस माइनस होता है। यहाँ पे साइन आपका बड़ा वाला अगर देखेंगे तो वो माइनस में है, तो रिजल्ट भी आपको माइनस में मिलेगा। आपको यहाँ पे माइनस करना है, सो 30 में से 25 माइनस करेंगे 5, और 5 में से हाफ माइनस करेंगे, सो 4.5, सो डिफरेंस विल बी 4.5, या फिर इसको आप 9.2 या फिर इसको आप 4.5 कुछ भी लिख सकते हो। यहां तक उम्मीद है सभी को क्लियर होगा। अब आपको देखो 30th टर्म निकालना है, 30वां टर्म आपको पता करना है। तो 30th टर्म पता करने के लिए सिंपल सा एक फंडा है कि आप इस जगह पे खड़े हो, आपको आगे और 29 कदम चलना है, 29th टर्म तक जाना है आगे, और क्योंकि फर्स्ट टर्म पे आप खुद हो, फर्स्ट टर्म आपको पता है, यहां से आपको आगे कितना कदम जाना है, तो आप कहेंगे सर यहां से आगे और 29 कदम जाना है। और डिफरेंस का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, इसी वजह से ये फॉर्मूला बना है n-1 इंटू डी। इसी फॉर्मूले को आप बुक में देखे होंगे, Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। सो सिंपल सा यही कंसेप्ट है, क्योंकि आप फर्स्ट टर्म पे हो, आगे अगर आप 29 कदम चलते हो, 29 स्लॉट अगर आप आगे बढ़ते हो, आपको 30वां टर्म यहां से मिलेगा। और फर्स्ट टर्म है आपका 30 एंड 29, डिफरेंस है आपका कितना 9/2। सो 30, और ये देखो भाई, सॉरी हाँ सही है, सब कुछ सही है। सो देखो 9/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 जा 81। ये सॉल्व करना है, ये कैलकुलेशन वाला पार्ट आपका है। चाहेंगे तो हम इसको और 2-3 मेथड से कर सकते हैं। अब ये अचानक से रुके थे इस वजह से, क्योंकि मेरे दिमाग में एक और मेथड आ गया कि चलो वो फिर सोचे कि चलो इसको भी करवा देते हैं, फिर वो भी मेथड बता दिया जाएगा अगले क्वेश्चन में। सो 9 9 जा 81, कैरी बचा आपके पास 8, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 और 8 हो जाएगा आपका 36/2। सो ये हो जाएगा 30, देन 3 से ये हो जाएगा 3 1 जा 3, सॉरी 2 1 जा 2, कैरी बचा 1, 16, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, और फिर 0, और ये आ जाएगा 1/2। हाँ, एक बार कैलकुलेशन चेक करेंगे, कुछ ना कुछ तो जरूर यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, कुछ ना कुछ एक बार जरूर गड़बड़ हुआ है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं यहाँ से। हाँ, 29 को 9/2 से मल्टीप्लाई करना था, एक बार चेक कर लेते हैं फिर से जल्दी से फटाफट। तो 9 9 जा 81, कैरी बचा 8, 9 2 जा 18 और 8, 18 और 8 26 होगा। सो जैसा कि देखो सीधी सी बात है, अगर आप कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ी करते हो, ये आगे जाके आपको पता चल ही जाएगा। तो कैलकुलेशन वाला काम आपका है, इसमें मेरा कोई रोल है नहीं। सो 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, और फिर ये 0 हो जाएगा, और देन ये हाफ हो जाएगा, और डिफरेंस आपका माइनस में था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जो डिफरेंस मिला था ये माइनस में मिला था, तो यहाँ पे भी माइनस होगा, और इस जगह पे जो आपका है वो प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे भाई, यहाँ पे जो है वो आपका प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस जब आप माइनस करेंगे इस जगह पे, प्लस माइनस जब आप यहाँ पे माइनस करेंगे, तो ये वाला भी पार्ट आपका माइनस हो जाएगा। और ये जब माइनस करेंगे ना, ये जब आप माइनस करेंगे ना, तो ये हो जाएगा आपका 101/2। बताओ भाई ये क्लियर है सभी को? 101/2 दिख रहा है ना सभी को? दिख रहा है ना? चलो साइड हो जाए। 100, ये देखो प्लस माइनस वाला काम है, ये जितना आप ज़्यादा खुद से करोगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने बेहतरीन सा सवाल है, विच टर्म ऑफ द सीरीज और 72 64 56 इज 0। कहा जा रहा है कि इसमें से कौन सा टर्म ऐसा है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, घटते हुए क्रम में जा रहा है, कहीं ना कहीं ये आगे जाके एक बार 0 को मिलेगा, 0 भी बनेगा। तो वही आपसे पूछा जा रहा है, ये कौन सा टर्म होगा जो आपको 0 देने वाला है।
तो आपको पता है सिंपल सा फॉर्मूला यही है, 0 आपको चाहिए, फर्स्ट टर्म आपका 72 है, n पता नहीं कौन सा टर्म ये होने वाला है, और n-1 d रखते हैं डिफरेंस जो कि आपका 8 का है। सो ये ध्यान रखेंगे, ये आपका आ जाएगा इधर माइनस में, और ये हो जाएगा 72 माइनस में, और इज इक्वल टू 8n-8, या फिर 8 से आप इसको काट भी सकते हो, 8 से आप इसको पहले ही काट दो भाई, 8 से अगर आप इसको पहले काट देते हो, 8 से अगर आप इसको पहले काट देते हो तो ये क्या हो जाए। अच्छा वैसे डिफरेंस माइनस का है, ठीक है, ये डिफरेंस जो है ये माइनस का है, ये भी आपको ध्यान रखना है, तो हम लोग आगे कैलकुलेशन को मैनेज कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका, इसको इधर ले आओ, ये आपका 8n-1 हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, 8 कटेगा 9 से, सो ये 8-9 जा 72 है, 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 + 1 10 हो जाएगा। सो ऑप्शन बी 10 इज राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13 ... इज 78। आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो है विच टर्म ऑफ द AP, ये जो AP में आप सीरीज देख पा रहे हो, इसका कौन सा टर्म जो है वो 78 होगा। दैट मीन्स ये जो Tn है a + n-1 इंटू डी, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ही काम का फॉर्मूला है, ये आपका 78 है। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा टर्म ये है, ये आखिर टर्म कौन सा है। वैसे तो अपने पास मेथड भी बहुत सारा है, देसी जुगाड़ है अपने पास, वो भी लगा सकते हो, लेकिन ठीक है जब वो फॉर्मूला अपने पास है और इजी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, तो आप लगा सकते हो इस वाले मेथड से, सिंपल है। सो 78 माइनस का 3 पहले कर दो भाई 75, और ये हो जाएगा 5n-1, 5 कटेगा 15 से, सो 15 इज इक्वल टू n-1, और n इज इक्वल टू हो जाएगा भाई 16। सो ऑप्शन सी 16 इज राइट आंसर। उम्मीद है यहाँ तक सभी को क्लियर होगा, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी। तो कम मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, बेहतरीन सा सवाल है, और इस क्वेश्चन को हम लोग बेसिक से भी करेंगे और डायरेक्ट भी करेंगे, दोनों मेथड आपको बताया जाएगा। जो मेथड आपको अच्छा लगे वो मेथड आप देख लेना, रख लेना और उसका नोट्स बना लेना भी। विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, एक सीक्वेंस है या एक सीरीज है, 6, 13, 20, 27, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं 7 का डिफरेंस जा रहा है। कहा जा रहा है 98 मोर देन 24th टर्म, कहीं ना कहीं एक टर्म होगा बीच में 24th। कह रहा है कौन सा वो टर्म है जो 24th टर्म से 98 ज्यादा है। वो टर्म आपको बताना है कि अगर सपोज ये x है तो ये x + 98 होना चाहिए, 98 ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि सीरीज आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, सीरीज आपका बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है ज्यादा ही होगा, सीरीज आपका ज्यादा ही होगा। बताओ भाई यहाँ तक सभी को क्लियर है, यहाँ तक सभी को क्लियर है। सो आगे हम लोग देखेंगे, ये हो जाएगा आपका t, और चलो ऐसा करते हैं डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं फॉर्मूला, एक स्टेप यहाँ से हम लोग कोशिश करते हैं कि बचाने का, एक स्टेप कोशिश करेंगे बचाने का। एक बड़ा सा ब्रैकेट दिया जाए, ये टर्म कौन सा है पता नहीं, सो टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या, a + n-1 इंटू डी, डी आपका डिफरेंस देख पा रहे होंगे 7 है। ये कह रहा है 98 ज्यादा है 24वें टर्म से, ये 98 ज्यादा है 24वें टर्म से, डिफरेंस आपका 7 का है, ये 98 ज्यादा है। a का वैल्यू आपको पता है भाई, a का वैल्यू तो दिया गया है, तो यहाँ पे अगले स्टेप में ए का रख दो या फर्स्ट में ही रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि ये ए और ए आपका कैंसिल हो रहा है, 7n-7, और यहाँ पे ब्रैकेट जब ओपन करेंगे साइन चेंज हो जाएगा। सो 7 4 जा 28 और 7 2 जा 14 और 2 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7। वैसे तो चाहते तो 23, चलो ये 7 और 7 भी काट दे रहे हैं, ये 7 और 7 भी काट दिया गया, इसलिए इसको सॉल्व नहीं किए थे। आगे जब आप सॉल्व करेंगे 7 9 ये ऐड हो जाएगा, 8 + 8 16, 6 और 9 15 और 1 एक 16 कैरी 1, और n इज इक्वल टू 7 3 जा 21, 7 8 जा 56। तो ये जो टर्म होगा ये 38th टर्म हो जाएगा, ये 38वां टर्म होगा, ये जो है 38th टर्म। बहुत सिंपल सा एक ना और आपको इजी सा तरीका बता रहा है, आप बताओ, आप बताना खुद ही कि 24वां टर्म आपको पता है, 24वां टर्म आपको पता है, यहाँ पे कर रहे हैं, अपने पास इतना जगह है, शायद हम साइड में इधर कॉर्नर में होंगे, तो अपने पास 24वां टर्म है भाई, 24वां टर्म है, कह रहा 98 ज्यादा होना चाहिए, ये कौन सा टर्म है आप बताओ। 98 ज्यादा का मतलब है 7 का अगर डिफरेंस जा रहा है, 7 का अगर डिफरेंस जा रहा है मतलब 14th टर्म इसमें जोड़ दो ना आगे, 98 ज्यादा आगे जाना आपको, तो 14th टर्म आप आगे चले जाओ, तो ये हो जाएगा सिंपल सा 38th टर्म। इससे इजी कोई मेथड ही नहीं है, बताओ, कोई बेसिक भी बता दिए, शॉर्टकट भी बता दिए, बिना पेपर पेन के आप कर सकते हो इस टाइप के सवाल को। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और 10 से 20 सेकंड का समय, 10 से 20 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को आराम से कर ले जाएंगे, आराम से। तो जल्दी से सॉल्व करेंगे और आंसर बताएंगे फटाफट जल्दी से क्या आ रहा है।
विच टर्म ऑफ द एपी विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स? सेम क्वेश्चन है। अच्छा, अब सीधी सी बात है, देखो कह रहा है कि 54th टर्म से 132 ज्यादा होना चाहिए। वो कौन सा टर्म है जो 54th टर्म से 132 ज्यादा होना चाहिए? आपको पता है 132 से ज्यादा का मतलब है, अगर आप ध्यान से देखेंगे डिफरेंस 12 का है, मतलब 11 टर्म में वो अधिक होना चाहिए। 54th के बाद वो 11th टर्म कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा 65 टर्म। 65वां जो टर्म होगा वो 54th टर्म से 132 अधिक होगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल जो क्वेश्चन रखा गया है कुछ इस तरीके से कि पहले इजी, फिर मॉडरेट, देन डिफिकल्ट, हर एक टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। लेकिन पहले जो क्वेश्चन है वो आपको इजी से थोड़े रखे गए, फिर थोड़े मॉडरेट लेवल के, फिर थोड़े से टफ लेवल के भी क्वेश्चन आगे आपको देखने को मिलेंगे। सो अगला क्वेश्चन आपके सामने है और इस बार आपसे टर्म पूछा गया है। तो आप सीधी सी बात है, देखो भाई ये जो टर्म है टी एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, लास्ट वाला टर्म है 75। ओके, फर्स्ट टर्म है 1। कितने टर्म है ये नहीं पता, डिफरेंस 2 का जा रहा है। 1 माइनस कर देंगे 74 और n माइनस 1 इंटू में 2 ये हो जाएगा 37, n माइनस 1 ये 1 इधर प्लस हो जाएगा। सो n इज इक्वल टू 38। यहाँ पर टोटल टर्म कितने हैं? सो 38 है। एक और तरीका आपको बताते हैं, जब ऑड नंबर का सीरीज हो तो आप एक जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो, आपको डायरेक्ट 38 टर्म मिल जाएगा। क्यों? सिंपल सा देखो, अगर मान लो यहाँ पूछा जाए कितने टर्म है, तो आप लास्ट वाले टर्म में एक जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो, देख लो 2 टर्म है। यहाँ तक अगर आपको निकालना है कितने टर्म है, तो लास्ट वाले टर्म में एक जोड़ दो, 2 से डिवाइड कर दो, 3 टर्म, ये तीसरा टर्म है, 1, 2, 3, देख लो। 7 तक में पता करना है तो 7 लास्ट वाले टर्म में एक जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो। ये ऑड नंबर के केस के लिए, इवन नंबर में कुछ और होगा, वो भी आपको समय आने में बताया जाएगा। सो बेसिक क्लियर है, यहाँ पे शॉर्टकट भी साथ के साथ लेते चल रहे हैं, तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है, 7 आपके सामने है। इफ द फोर्थ टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 14 एंड द 12th टर्म इज 17, कहा जा रहा है फोर्थ टर्म। जैसे ही फोर्थ टर्म आपसे कहा गया, आपके दिमाग में, आपके माइंड में एक इमेज आना चाहिए, a प्लस 3d इज इक्वल टू 14 एंड 12th टर्म की बात हो रही है। सो a प्लस 11d इज इक्वल टू 70। अब आप देखो a पूछा गया, आप बचपन से क्लास 6, 7, 8, 9, 10 से आप इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करते आ रहे। इस टाइप की इक्वेशन को कहते हैं लीनियर इक्वेशन। जब आप बचपन से लीनियर इक्वेशन देखते आ रहे हो तो लीनियर इक्वेशन में आपको परेशानी होनी नहीं चाहिए। एक तरीके से आप ए और डी को एक्स और वाई एज्यूम कर सकते हो, एक्स और वाई आप समझ सकते हो। सो आप बताओ, अगर ए निकालना है तो आप बी को या डी को कह सकते हैं बराबर करके कैंसिल करो, और अगर डी निकालना है तो ए को कैंसिल कर दो। तो यहाँ पे तरीका ये है कि ऊपर में आप 11 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर में आप 11 से, और नीचे में आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो। रीजन क्या है इसके पीछे का? ताकि ये जो है आपका d बराबर हो सके, और इक्वेशन 1 - 2 कर दो या 2 - 1 दोनों ही सेम है। ऊपर वाला भी 33, नीचे वाला भी 33, 11 3 जा और 3 11 जा, ये d को कैंसिल करने के लिए किया गया। अब 11 में से 3 माइनस करेंगे 8a हो जाएगा। ऊपर में है 11 इंटू 14 और माइनस का नीचे में है 3 इंटू 17। सो 8a इज इक्वल टू हो जाएगा 11। देखो सीधी सी बात है, 11 को 14 से करना है ना, 14 को 10 से कर दो, फिर 1 से कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 154 माइनस का 210। 8a इज इक्वल टू हो जाएगा 56 और a बराबर आ जाएगा, सॉरी वैसे ये -56 होगा, तो a बराबर हो जाएगा -7। सो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्लस माइनस का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है प्लस माइनस में हम लोग गड़बड़ी कर जाते हैं, और प्लस माइनस में ये भी बात करेंगे ना कि आपको दोनों ही ऑप्शन देखने को मिलेंगे, दोनों ही ऑप्शन देखने को मिलेंगे। सो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, द 31st टर्म की बात हो रही है। सो a प्लस 30d, आपके माइंड में तुरंत इमेज आना चाहिए कि 31st टर्म है, मतलब कि आपको पहले टर्म पे खड़े होकर आपको आगे 30 कदम चलना है। सो a प्लस 30d ये हो जाएगा भाई आपका, कितना दिया गया है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। अच्छा 31st टर्म आपसे पूछा गया, ये आपसे पूछा गया, चलो भाई देखते हैं। उस 11th टर्म आपको दिया है, मतलब a प्लस 10d का वैल्यू दिया है, एंड 16th टर्म मतलब a प्लस 15d का वैल्यू दिया गया है 73। आप पहले पता है क्या करो, पहले ना यहाँ से d निकाल लो। कैसे d निकालेंगे भाई, तो इक्वेशन 2 में से 1 माइनस कर दो, क्योंकि देखो 2 बड़ा है ना, इक्वेशन 2 बड़ा है, तो 2 में से 1 माइनस कर देंगे, ये कैंसिल हो गया। ये हो गया भाई कितना 5d, ये कितना हो गया 13 में से 8 गया 5 और 6 में से 3 गया 3, d बराबर 7 आ गया। अब इसी d का वैल्यू रख दो आप इक्वेशन 1 या 2 में, ऑरली रखो, कोशिश करो ऑरली रखने का, आंसर आपको मिल जाएगा। सो ऊपर में अगर आप रखते हो a का वैल्यू आपको चाहिए, डिफरेंस आपको मिल गया है 30 इंटू 7,
ये हो गया भाई आपका कितना 210। अब आपको ए निकालना है। ए कैसे निकालेंगे भाई, ए कैसे निकालेंगे, चलो ए प्लस 10d जो है वो 38 के बराबर है। ए इज इक्वल टू 38 माइनस का 70 हो जाएगा, और इस तरीके से ए बराबर आ गया 32 माइनस का, ये ध्यान रहे प्लस माइनस देखना है आपको। सो ये हो गया माइनस का 32। तो 10 में से 2 गया 8, 10 में से 3 गया 7, और ये हो जाएगा 178। सो 178 विल बी राइट आंसर। उम्मीद है यहाँ तक सभी को क्लियर होना चाहिए, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, किसी को भी कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है सभी को यहाँ तक? सो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। Find the fifth term of an AP. The fifth term of an AP. So A plus 4D is equal to 17 by 6. And ninth term, so A plus 8D is equal to 25 by 6. Now, what is the 12th term? So बहुत easy है, कुछ भी नहीं करना है। What is the 12th term आपसे पूछा गया। So ऐसा करते हैं, फिर से इक्वेशन 2 में से 1 माइनस कर रहे हैं, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। 8d में 4d माइनस करेंगे 4d हो जाएगा, और ये माइनस करेंगे, देखो 25 बाई 6 में 17 बाई 6 माइनस करेंगे 8 बाई 6 हो जाएगा। क्लियर है? माइनस करेंगे भाई बेस सेम है तो 25 माइनस 17 8 हो जाएगा। ये कैलकुलेशन है। तो 4 से कटेगा 2 टाइम्स से 2 बाई 6 से, d बराबर आ जाएगा 1/3। d आ गया 1/3। अब a का भी वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि a प्लस 4d a का जरूरत पड़ेगा आपको। सो a प्लस 4d का मतलब है 4/3 और 17/6। नाउ a इज इक्वल टू 17/6। 4/3 को आप 8/6 लिख सकते हो, तो 17 माइनस 8 9/6 हो जाएगा, और ये हो गया कितना 2/3। आपसे 12th टर्म पूछा है, a प्लस 11d कर दो। a है आपके पास 2/3 और 11d है आपके पास 1/3। सो 2/3 प्लस 11/3 ये हो जाएगा 11 प्लस 2। एक बार फिर से चेक कर ले रहे हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है। 4 2 जा 8 2 1/3। फिफ्थ टर्म था a प्लस 4d इज इक्वल टू 70/6। 9 टर्म था a प्लस 8d, a से a कैंसिल हो गया। 8 माइनस का 4 4d 25/6 एंड 17/6। 25 माइनस का 17 8/6। 4 कट गया 8 से, 2/6 को 1/3 लिख सकते हैं। 4/3 है, एंड ये आ जाएगा इधर माइनस में, ये हो जाएगा 9/6। 9/6 को लिख सकते हैं 3/2। ये गड़बड़ हुआ था, ये देखो यहाँ पे एक्चुअल में ये 3/2 होगा, ये गलती से 2/3 लिख दिया गया था, इसी वजह से लगा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। तो अगर कुछ ऐसा गड़बड़ होता है ना, वो आपको खुद ही आगे जाके पता चल जाएगा, तो उसके लिए डरने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। एक कैलकुलेशन और कंसेप्ट की खास बात तो यही है, अगर क्लियर है तो गलत हो ही नहीं सकता, कहीं ना कहीं आगे जाके वो सही हो ही जाएगा। और ये हो जाएगा आपका 11/3। नाउ यू हैव टू टेक एलसीएम। सो 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6, 3 3 जा 9 एंड 11 2 जा 22। सो 31/6। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। द 7 टाइम्स ऑफ सेवंथ टर्म मीन्स a plus 6d is equal to 11th times of 11th term, that means 10d. Now you have to find that the 18th term of the AP, that means a plus 17d. You have to find the value of a plus 17d. So you have to solve this equation. So 7a plus 7 6 ja 42d, 11a 11 10 ja 110d. So 11a minus 7a will be 4a, and 110 minus 42 40 70 I think 68d. So minus 68d अगेन एक बार चेक करेंगे फिर से। सो 7a 7 1 जा 7 और 7 6 जा 42, 11 1 जा 11, 11 10 जा 110 एंड 7 4a एंड 68 सही, एग्जैक्टली सही है, बिल्कुल सही है। सो ये हो जाएगा आपका माइनस 17d। a इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस 17d। अगर a इज इक्वल टू माइनस 17d है तो एक खास बात और एक अच्छी बात क्या है कि आप यहाँ डायरेक्ट ये वैल्यू निकालना था ना भाई, आपको ये वैल्यू निकालना है तो आप डायरेक्ट 17d रख दो, a की जगह पे 0 आ गया, मतलब जो 18वां टर्म होगा वो आपका 0 होगा। उम्मीद है यहाँ तक सभी को क्लियर होगा, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। और 10 क्वेश्चन बहुत स्मूथली के साथ हम लोग सॉल्व किए, और ये 10 क्वेश्चन के साथ आपका बेसिक जो है वो क्लियर हो चुका है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और फ्रीक्वेंसी एपी जो है, एपी का अब आप
बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं वो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। ये छोटे छोटे क्वेश्चन थे। अभी हम लोग धीरे धीरे टफ क्वेश्चन की तरफ भी चलेंगे। टोटल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी की बात करेंगे। 25 क्वेश्चन करवाने के बाद आप एपी के हर एक सवाल को, किसी भी बुक के कोई सा भी सवाल आप देख लेना, आपसे पक्का गारंटी है बनेंगे। सो अभी के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। मिलेंगे हम लोग अगले सेशन में, इसके पार्ट 2 में कुछ और अच्छे क्वेश्चन के साथ, अच्छे कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू बायजूस एग्जाम प्रेप, द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन ऐप फॉर ऑल एग्जाम। मैं चिरंजीव नायक आप सभी का स्वागत करता हूं बायजूस एग्जाम प्रेप पे। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। और आज का सेशन जो कि क्लास 3 है, पार्ट 3 है, एपी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट 3 है। और एपी के बाद हम लोग जो टारगेट करने वाले हैं वो जीपी को टारगेट करने वाले हैं। जीपी को पढ़ेंगे, जीपी को जानेंगे, जीपी को समझेंगे कि जीपी से किस तरीके के सवाल बनते हैं, कौन कौन से सवाल पूछे गए प्रीवियस ईयर के, वो सारे सवाल हम लोग एपी जीपी के देखने वाले हैं। लेकिन सीरियल वाइज हम लोग चलेंगे, पहले एपी देन जीपी, देन फिर एपी और जीपी के मिक्स क्वेश्चन, और अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर हम लोग एचपी भी देखेंगे। लेकिन एचपी सबसे लास्ट में हम लोग देखेंगे, क्योंकि एचपी कहीं ना कहीं एक्सट्रीम लेवल हो जाता है एक सीरीज का, सीक्वेंस एंड सीरीज का। तो हम लोग सबसे पहले एपी को अच्छे से कंप्लीट करेंगे, और ये पार्ट 3 है। और आज की क्लास के बाद आप एपी के हर एक क्वेश्चन को कर पाएंगे, इसकी पूरी गारंटी है। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, क्योंकि होता है ना, जब हम लोग कभी कुछ नया सीखते हैं तो हो सकता है आपको एक बार समझ में ना आए, तो वीडियो को आप फिर से रिवाइंड करना और 2 बार 3 बार जरूर देखना। कोशिश करना कि कंसेप्ट पहले क्लियर हो, क्योंकि एपी जब तक क्लियर नहीं होगा ना, आप जीपी को समझ नहीं पाएंगे, जीपी क्लियर नहीं होगा आपके लिए। तो कोशिश करो कि एक वीडियो को या एक लेक्चर को 2 बार जरूर देखो, क्योंकि 2 बार देखने से क्या होगा, वो आपके दिमाग में हमेशा के लिए फिक्स हो जाएगा। एक बार से कंसेप्ट क्लियर होगा, 2 बार से वो आपके दिमाग में हमेशा के लिए फिक्स हो जाएगा। सो बिना देरी किए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे, और जल्दी से सारे लोग हेडिंग दे देंगे एपी पार्ट 3। और ये आज आपका आखिरी लेक्चर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जीपी को भी डिस्कस करेंगे, और बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेकिन एपी और जीपी के बीच में थोड़ा सा गैप रखेंगे, क्योंकि अगर एपी जीपी साथ में कर लिए तो आप संभाल नहीं पाएंगे दोनों को, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल नया है। अगर आप देखेंगे क्लास 9-10 के बाद, वो भी 9-10 में आप इतना डीप से नहीं पढ़े होंगे। आपको जो 9-10 में एपी जीपी बताया गया वो बिल्कुल ऊपर बताया गया, बिल्कुल रटवाया गया। लेकिन यहाँ चीज़ों को हम लोग कंसेप्ट से क्लियर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा गैप रखेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। एक टफ टॉपिक, बीच में थोड़ा इजी, फिर थोड़ा सा टफ लाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये बैलेंस हो जाएगा। सो बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का 21वां, या कह सकते हैं ये पहला सवाल है पूरे सेशन का, 21वां, और इस क्लास का ये पहला सवाल है। सो द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म। अच्छा देखो, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म की जब बात होगी, ये ए हो जाएगा, a प्लस 2d हो जाएगा, और a प्लस d होना था, और गलती से 2d लिख दिए थे, a प्लस d, और ये हो जाएगा a प्लस 2d। ये हो गया फर्स्ट 3 टर्म, ये 51 है। चलो आगे देखते हैं। एंड द लास्ट 3 टर्म, और टोटल टर्म है 11। जब टोटल टर्म 11 है तो आपको पता है टोटल टर्म अगर 11 है तो लास्ट वाला टर्म 10d हो जाएगा। इसका मतलब इसके पहले वाला टर्म 9d हो जाएगा, और इसका मतलब यह है कि इससे पहले वाला टर्म 8d हो जाएगा। जोड़ने का बड़ा आसान सा तरीका आपको बताया गया था लास्ट क्लास में, अगर आपको याद हो, कि बीच वाले टर्म को 3 गुना कर दो, क्योंकि 3 टर्म है। ये हो जाएगा भाई कितना, 51। ये इक्वेशन 1 बना दिया गया। वही लास्ट वाले टर्म को जब जोड़ेंगे, बीच वाले टर्म को 3 गुना करेंगे, ये 27d हो जाएगा, और ये आपको दिया गया है 99। इक्वेशन 2 में से 1 माइनस करना, क्योंकि 2 बड़ा है 1 छोटा है। सो यहाँ माइनस माइनस माइनस, सो 3a कैंसिल, 27 माइनस 3 24d, एंड 99 माइनस 51 विल बी 48। सो d इज इक्वल टू 2। d अगर 2 मिल चुका है, यू नो a प्लस d इज इक्वल टू 17 फ्रॉम इक्वेशन 1। 3a plus 3d is equal to 51, so a plus d is equal to 17. Now you put the value of d, so a plus 2 is equal to 17, so a is equal to 15. So first term is 15 and difference is 2. देखते हैं क्या पूछा गया, what is the arithmetic mean of the middle 3 term? सीधी सी बात है कि अर्थमेटिक मीन का मतलब होता है एवरेज। अर्थमेटिक मीन का मतलब होता है एवरेज। एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताना चाहेंगे, 2 4 6 8 10 12 14 16 18। आप पूरे टर्म का एवरेज निकाल लो, या फिर बीच वाले 3 टर्म का एवरेज निकाल लो, रिजल्ट बराबर मिलेगा। आप ऊपर का एवरेज निकाल लो, नीचे का एवरेज निकाल लो, बात बराबर। मतलब वो आपको बस कंफ्यूज करना चाह रहा है कि अर्थमेटिक मीन ऑफ द मिडिल 3 टर्म, वो बस कंफ्यूज करना चाह रहा है। आप ऊपर का एवरेज निकाल लो, नीचे का एवरेज निकाल लो, बीच वाले 3 टर्म का एवरेज निकाल लो, रिजल्ट सेम ही आना है। तो आप क्या करो, ऊपर वाले का एवरेज निकाल लो।
ऊपर वाले का एवरेज निकालना आपके लिए ज़्यादा आसान है, क्योंकि फर्स्ट टर्म है आपके पास 15 और लास्ट टर्म है आपके पास 15 प्लस 10d। 15 प्लस 10d, 10d का मतलब है 20, सो 35। सो आप फर्स्ट और लास्ट का आधा कर दो, आपको पूरे सीरीज का एवरेज मिल जाएगा। आपको एवरेज में बताया गया, एवरेज निकालते हैं एपी में, कॉन्जिक्यूटिव नंबर में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट और लास्ट का आधा करते हैं, ये पूरे का एवरेज मिलेगा। अगर पूरे का एवरेज ये है, क्योंकि बीच वाला संख्या एवरेज होता है, यहाँ भी बीच वाला संख्या एवरेज है, तो अगर पूरे का एवरेज 10 है या पूरे का एवरेज अगर आपका मिडिल टर्म है, तो नीचे वाले का भी तो मिडिल टर्म ही होगा ना, क्योंकि दोनों ही एपी के फॉर्म में। तो अगर ऊपर का एवरेज 10 है तो नीचे का भी एवरेज 10 है, नीचे का 10 है तो ऊपर का भी 10 है। तो ये बस आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा गया मिडिल थ्री टर्म, ऐसा कुछ मिडिल थ्री टर्म होता ही नहीं है। क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, द सम ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म। सो अब आप थोड़ा सीख गए होंगे कि सर क्यों ना अब आप 3a प्लस का 3d इज इक्वल टू -60 कर दो भाई। लास्ट थ्री टर्म बोला गया है 15 है, सो 15 अगर है तो 14 पे खत्म होगा, 14 से पहले 13 और 13 से पहले 12, बीच वाले का डबल ट्रिपल कर देंगे, 13 3 जा 39, तो ये हो जाएगा 39d इज इक्वल टू 84। फिर से ये वही सवाल है, मिडिल थ्री टर्म्स का एवरेज, अभी वही एग्जांपल, आप बस ये कंफ्यूज किया जा रहा आपको, और कुछ भी नहीं है। येलो सिलेक्ट हो गया था। इक्वेशन 2 में से 1 माइनस कर देंगे, ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा कितना भाई 36d, एंड ये हो जाएगा 144, सो d इज इक्वल टू कितना आ गया 4। इफ d इज इक्वल टू 4, if d is equal to 4, you know a plus d is equal to -20 from equation 1, because 3a plus 3d is equal to -60, then a plus d is equal to -20. You put the value of d is equal to -4, so a is equal to, a will be 16, sorry, a will be -16, a will be -16. Wait, d is equal to 4, so a is equal to 24. If d is equal to 4, then a is equal to 24, a is equal to 24 minus. So first term is equal to -24 and last term will be a plus 14d, a plus 14d, and 14 4 ja 56, so 6 3, so last term will be 32. So average of these term or average of the equation is first plus last का आधा करेंगे, so ये हो जाएगा वेट। हाँ, सवाल ये उठता है कि सर 4 आ रहा है, बट 4 तो ऑप्शन में नहीं, लेकिन इस बार अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, एवरेज को सब में कन्वर्ट कर दिया। वो कह रहा है तीनों को जोड़ के बताओ। आप बताओ किसी तीन टर्म का एवरेज अगर 4 है, तो मतलब बीच वाला संख्या 4, एवरेज 4 का मतलब है वो हर संख्या 4 रहा होगा, तो एवरेज 4 अगर है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ऑब्जर्वेशन 3 है आपके पास, ऑब्जर्वेशन 3 है, एवरेज 12, टोटल 12 हो जाएगा। एवरेज आपके पास 4 है, ऑब्जर्वेशन 3 है, सो 4 3 जा 12, या ये लेकर चलो कि हर संख्या एवरेज 4 का मतलब है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या एवरेज मीन 4 का मतलब है कि हर एक संख्या 4 है, वो तीनों संख्या 4 है, जो मिडिल में 3 है, कोई 4 से कम है तो कोई 4 से ज्यादा भी है, तो सिंपल सा 4 को 3 गुना कर दो, आंसर आ जाएगा भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 11 टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इन द फोर्थ टर्म, so a plus 3d is equal to 11, and the seventh term, so a plus 6d is equal to -4। अच्छा अब सुनना, ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 को थोड़ा सा एक्सपेंड कर रहे हैं। आप कहेंगे सर इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, और आप कहोगे सर इक्वेशन 1 में a प्लस 3d का वैल्यू दिया है, क्यों ना इसको यहाँ रख दिया जाए, बिल्कुल रख दो मेरे भाई। ये हो जाएगा आपका कि सर 3d इज इक्वल टू हो गया, ये 11 इधर आ जाएगा 15 माइनस में, d इज इक्वल टू माइनस का 5 आ गया। बताओ भाई, d अगर माइनस का 5 आ गया है तो a आप निकाल लो, d अगर -5 आ चुका है, a आप निकाल लो, कैसे, तो a प्लस 3d आपका 11 है, ये हो जाएगा आपका माइनस का 15, तो a हो जाएगा आपका 26। अब a अगर 26 है और टर्म 11 है, जो लास्ट वाला टर्म होगा, क्योंकि कितना टोटल 11th टर्म है ना, सो a प्लस n माइनस वन मतलब 10d, d आपके पास कितना माइनस का 5, तो ये हो जाएगा 26 माइनस का 50, ये हो जाएगा माइनस का 24। अब आप देखो सीधी सी बात है ना, पहले एवरेज निकाल लो, फर्स्ट प्लस लास्ट का आधा, और ऑब्जर्वेशन है 11, सो 11 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो 26 माइनस का 24 2 का आधा 2, और गुने में 11 कर देंगे, आंसर हो जाएगा 11। ये सम का सबसे बेहतरीन सा तरीका आपको बताया। कोशिश करना क्या है, टारगेट ये लगाना है आपको, ये बनाना है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म मिल जाए, फर्स्ट और लास्ट टर्म से आप एवरेज निकाल लेंगे,
और फर्स्ट और लास्ट टर्म से एवरेज अगर मिल गया तो ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या मिल जाएगा भाई, सम मिल जाएगा। और अगर सम मिल गया फिर तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है भाई। बताओ यहाँ तक सभी को क्लियर है? यहाँ तक सभी को क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? सो दिस इज द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ एपी। इन एन एपी ऑफ 21st टर्म द सम ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म, सम ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म। अच्छा आप देखो ध्यान से, बीच जो फर्स्ट थ्री टर्म है वो आपको माइनस का 33 दिया गया। व्हाट इज द सम ऑफ द एपी एंड दैट ऑफ द मिडिल 3 इज 75। आप बताओ मिडिल में जो तीन संख्या है इसका सम अगर 75 है, हर एक संख्या 25 होगा या नहीं, एवरेज 25 हुआ या नहीं, जो बीच में तीन संख्या है उसका सम, उसको जोड़ने पर 75 आ रहा है तो बीच वाला संख्या 25 हो जाएगा। एक 25 से कम, एक 25 से ज़्यादा, जितना कम उतना ही ज़्यादा, सबको जोड़ने पर 75। अब आपसे सिंपल सा वो एवरेज पूछ रहा है तो आप इसको 21 से मल्टीप्लाई कर दो, एवरेज को 21 से मल्टीप्लाई कर दो भाई। एवरेज को 21 मतलब कहेंगे सर ये तो कोई ज़रूरत ही नहीं है इसका, तो ये कितना हो जाएगा भाई 525। देखो कितना ईजी है। कई बार क्वेश्चन में जो डेटा होता है ना वो फर्जी डेटा होता है, कोई यूज़ ही नहीं होता है। कई बार जो क्वेश्चन में डेटा होता है वो फर्जी डेटा, कोई यूज़ नहीं है उसका, तो 525 हो जाएगा। और ये आपका आज का आखिरी सवाल है। कहा जा रहा है कि 100 और 400 के बीच में ऐसे कितनी संख्या है। पहली बात तो ये जो 13 से डिवाइड हो रहा है उसका आपको सम बताना है। पहला संख्या 104 हो जाएगा और दूसरा जो संख्या होगा वो 390 होगा, क्योंकि 13 3 39 होता है, 30 टाइम से 390 हो जाएगा। अगर 13 और जोड़ देंगे आगे निकल जाएंगे 403, जबकि आगे आपको नहीं जाना, इन दोनों के बीच का ही लेना है। आपसे सम पूछा गया है, तो 104 और 390 का आधा करेंगे। ऑब्जर्वेशन आपको पता करना है। अब ऑब्जर्वेशन क्या होगा, सुनना ध्यान से। ऑब्जर्वेशन क्या होगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म 390 है, ठीक है। फर्स्ट टर्म 104 है, n पता करना है, -1 डिफरेंस 13 का जा रहा है। यहां से आप n निकालेंगे, n का मतलब है ऑब्जर्वेशन, n का मतलब अरे बीच में प्लस का साइन भी देना है। ये 104 माइनस कर देंगे, 100 माइनस कर दो 290 और 286 बटे में 13 और n माइनस 1, 13 से 2 बार में 26, 13 से 2 बार में 26, n माइनस 1, सो n इज इक्वल टू 23। तो 104 प्लस 390 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में 23। जब आप सॉल्व करेंगे आंसर मिलेगा आपको 5681। उम्मीद है ये सभी को क्लियर हो गया होगा, साइड हो गया तो आपको दिख रहा होगा। अगर कुछ कट रहा है तो, अगर कुछ कट रहा है तो साइड हो गया है, दिख रहा होगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद है यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। और यहाँ से आपका एपी जो है मेरी तरफ से समाप्त होता है। अब आपको ये 2-3 बार प्रैक्टिस करना है। जब आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे, रिवाइज करेंगे, एक बार नोट्स आप खुद का जरूर बना लेना, क्योंकि खुद के नोट्स में एक अलग ही मजा है। रिवाइज करने में आपको उतना टाइम नहीं लगेगा। दूसरे के नोट्स आप रिवाइज करना 2 घंटे लगेंगे, वहीं आप खुद के नोट्स से 10 मिनट लगेंगे। ये खास बात है। तो एक नोट्स आप जरूर से जरूर बना लेना। नोट्स बनाने के बाद जो मेन पॉइंट है उसको हाईलाइट करते चलना। जैसे कई बार क्या होता है, आपके सोचने का तरीका अलग है, मेरे सोचने का तरीका अलग है। जैसे इससे पहले वाले सवाल में आप देखे थे एक लाइन में आंसर मिला। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जहाँ पे हो सकता है आपके एक पेज में आंसर बनते होंगे और वहीं मेरा आंसर अगर आप देखते होंगे 2 से 3 लाइन में होता है। ऐसा आपके साथ भी होगा। धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, आपका भी सोचने का जो क्षमता है वो आपका बढ़ेगा। फिर सोचेंगे तो फिर आंसर भी आपके माइंड में अलग अलग तरीके से आएगा कि हाँ इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो सारा खेल सोच का है, सारा खेल प्रैक्टिस का है। तो उम्मीद है कि आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। सेशन बहुत मजा आया होगा, तो वीडियो को सारे लोग लाइक भी कर देंगे। मिलेंगे हम लोग अगले सेशन में, अगली क्लास में कुछ और अच्छे क्वेश्चन के साथ, अच्छे कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।